वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से करते हैं आपको खुशामदीद मुस्कुराती सुबह में। मैं हूं अरसला ताहिर और अभी हम बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले कानों के मसाइल की और भी बहुत सारे सेहत के मसाइल की। हम अक्सर अपने प्रोग्राम में बात करते रहते हैं। सेहत के मसाइल कुछ तो एनवायरनमेंट की वजह से हैं, कुछ हम अपना खुद ख्याल नहीं रखते, बहुत सारी वजूहत इसकी हो सकती हैं। अच्छा, बड़ों में अगर ये मसाइल आ जाए सेहत के तो थोड़ा सा डील करना आसान होता है, क्योंकि बड़े बताते हैं थोड़े बेहतर तरीके से, अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं और आपको जल्दी से बात समझ में आ जाती है। लेकिन अगर यही मसाइल कुछ बच्चों के साथ खुदा ना खास्ता हो जाए तो थोड़ा सा, मेरा ऐसा ख्याल है, शायद डील करने में मसला हो जाए। पहले ही स्टेज तो घर वालों को समझ में आना ही थोड़ा सा मुश्किल हो जाए, क्योंकि बच्चे शायद उस तरह से बेहतर अंदाज में कम्युनिकेट नहीं कर सकते, अपनी तकलीफ उस तरह से बता नहीं पाते। तो बेहतर यही होता है कि घर वाले अगर ना समझे तो एक अच्छे डॉक्टर के पास लेके जाएं, एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास लेके जाएं। आपके इस मसले का हल यहाँ हमारे प्रोग्राम में मौजूद है और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आतिफ मंसूर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम एंड अ वेरी मोर वेलकम। थैंक यू सो मच कि आपने इनवाइट किया अपने शो में। थैंक यू सो वेरी मच कि आपने टाइम निकाला। अच्छा, ठीक कहा मैंने कि बच्चे थोड़ा सा तो मतलब टिपिकल है, समझ नहीं आ रही बात पता है उनकी। क्या है, जब मैं पीडियाट्रिक फील्ड में जा रहा था, जब हम स्टार्ट कर रहे थे तो शुरू में जो आपकी बात से मुझे ये आता है क्योंकि बच्चे बोल नहीं पाते हैं। सही है? बिल्कुल। तो बच्चे सिर्फ रोते हैं और दे कांट से एनीथिंग। जैसे बड़े तो बता देते हैं ये हो रहा है। तो पीडियाट्रिक जब आप उस फील्ड में आते हो देन आपको एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा, आप अच्छी जगह जहाँ काम करते हैं, जैसे हम लोगों ने गवर्नमेंट में काम किया NICH में, तो वहाँ में इतना एक्सपोजर मिल गया था कि हमें अंदाजा हो जाता था कि अब क्या कंप्लेन है जब पेशेंट आ रहा है ना। शुरू में आई रिमेंबर जब मैंने हाउस स्टार्ट की थी तो मुझे समझ नहीं था बच्चा रो रहा है। अब रात इट्स वेरी डिफिकल्ट। फिर आप अपने पेरेंट्स को फोन लगा रहे हैं, अब अपने जिनके जो मदर्स हैं उनको फोन लगा के, सीनियर्स को फोन लगा रहे हैं, ये बच्चा रो रहा है, अब करे तो क्या करें, इसको कह ही नहीं रहा कुछ। बिल्कुल वो फिर ये बड़ा आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस जब आप करते हो एक्सपीरियंस से और आप एक्सपोजर होता है, देन यू नो कि अच्छा ये प्रॉब्लम है। जब भी मैं कहता हूँ कि जब बच्चों की जो भी बीमारी है ना, आप बच्चों के डॉक्टर के पास जाएं, बिकॉज वो समझ सकते हैं बहुत सारी ऐसी बीमारियां जो आपको बीमारी लग रही होती है और हमारे लिए वो नॉर्मल है, और बहुत सारी ऐसी चीजें जो आप लोगों को नॉर्मल लग रही होती है लेकिन हमारे लिए वो एक थोड़ा सा डेंजर साइन होता है कि नहीं भाई मसला है। अच्छा, ये बड़ी दूसरी वाली आपने बात की, वो बड़ी खतरनाक है। एक तो चलें समझ आ रही है कि आपको लग रहा है बीमारी है, लेकिन डॉक्टर के पास आप आए, आप रिलैक्स हो गए कि ठीक है ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, इसको तो मैं यूं चुटकी बजा के ट्रीट कर दूंगा। लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी हो सकती हैं जिसको आप नॉर्मल समझ रहे हो और डॉक्टर के राय के मुताबिक वो खतरनाक हो। तो बेहतर ये कि मेरे ख्याल है जल्दी बच्चे को दिखाने चाहिए। ऐसे है कि अगर आपको कुछ लगे, जैसे कोई भी कंप्लेन है, अगर मैं सिर्फ बुखार की बात करूँ, फीवर होता है, अगर हम देखें तो फीवर की वजह मालूम हमें करना जरूरी है। और देखें बच्चों में पता है क्या है, जो मैं ज्यादा जोर देता हूँ कि आप बच्चों के डॉक्टर, क्योंकि हर दवाई की एक डोज है, हर दवाई की एक डोज होती है। आप ऐसे नहीं रह सकते बड़ों की तरह एक गोली खा ली, एक चम्मच पी लिया, नहीं। बच्चों में हर दवाई की एक अलग डोज है, कहीं आपको 2 चम्मच देने, कहीं आपको 1.5 चम्मच, कहीं आधा चम्मच, ऐसे ना डिफरेंट आपको हर दवाई की अलग अलग डोज निकालनी होती है। जब बुखार होता है, देखिए आजकल वायरल फैला हुआ है, हर बच्चे को बुखार हो रहा होता है, नज़ला खांसी हो रहा है, तो अगर ये वायरल है तो इसमें कोई एंटीबायोटिक का रोल नहीं आता। सही है? तो आपके प्रोग्राम के थ्रू मैं सब पेरेंट्स जो देख रहे हैं कि बुखार होते ही एंटीबायोटिक स्टार्ट ना कर दे, एंटीबायोटिक बुखार खत्म नहीं करती। उसके लिए आप पैरासीटामोल दवाई दें, आइबुप्रोफेन दें, डिपेंड के बुखार कितना है। तो आप पहले 2 दिन एटलीस्ट आप उस पर रखें, या 1 दिन कम से कम आप हर 4-4 घंटे से पैरासीटामोल देते रहें, लेकिन वो डोज आपको पता होनी चाहिए। बहुत सारे लोग डोज ही गलत दे रहे होते हैं, तो उससे बुखार भी कहते हैं जी सही नहीं हो रहा। तो आप अपने बच्चों के डॉक्टर जिस पर आप ट्रस्ट करते हैं, और एक डॉक्टर रखें। ये वाली बात समझ नहीं आई मुझे। शॉपिंग नहीं करें कि 3-4 डॉक्टर के पास जा रहे हो, इस डॉक्टर ने कहा अच्छा नहीं मैं इसके पास भी जाता हूँ, बच्चा नहीं करें, ये जबरदस्त जुमला का है। आप फिर आप कंफ्यूज हो जाते हो, फिर एट द एंड ऑफ द डे यू आर कंफ्यूज कि मैं क्या करूँ। तो एक डॉक्टर रखें जिस पे आप ट्रस्ट है, बच्चों का डॉक्टर हो, और बच्चों के डॉक्टर के पास ही जाएं। ट्रस्ट में बहुत प्रॉब्लम होती है हमें, क्योंकि बड़ों, जैसे मैं, अगर आप मुझसे बड़ों की बात करें शायद मैं आपको इतना अच्छा नहीं बता सकूँ, क्योंकि मेरी प्रैक्टिस 16 साल से बच्चों में है, तो अब मैं उसमें ज़्यादा एक्टिव हूँ। तो ऐसे बड़ों में भी जो डॉक्टर्स होते हैं, बच्चों में जो डोजेस होती हैं इतनी ज़्यादा, तो बेहतर है आप बच्चों के डॉक्टर को दिखाएं। वो एडजस्ट करेगा हर दवाई की डोज और आपको एक्सप्लेन करेगा। अब बुखार है तो उसकी वजह क्या है, उसकी वजह हो सकती है जी कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जिसमें एंटीबायोटिक का रोल है। कोई मलेरिया में भी बुखार होता है जिसमें एंटी मलेरिया दवाई देनी पड़ती है आपको, उसमें एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं है। तो वायरल है, उसमें कोई रोल ही नहीं है, वो खुद ब खुद 2 से 3 दिन में सही हो जाता है बुखार। तो इट डिपेंड्स कि डॉक्टर क्या है वो डायग्नोज करे, गैस्ट्रो है, UTI है, डिफरेंट गला खराब है, जो भी XYZ है, वो डॉक्टर डायग्नोज करेगा, ध्यान देंगे स्पेशल जो ट्रीटमेंट होती है उस हिसाब से वो ट्रीटमेंट स्टार्ट करेगा। अच्छा, एंटीबायोटिक की आपने बात की है ना, क्यों इतना रुझान है कि कुछ भी प्रॉब्लम है हम बहुत आसानी से, बच्चा हो बड़ा हो, किसी के लिए भी, किसी भी मेडिकल स्टोर जाकर विदाउट प्रेस्क्रिप्शन दिखाए एंटीबायोटिक लेते हैं और दे देते हैं। ये माइंडसेट कहाँ से आया है, किसने ये चीज़ पैदा कर दी हम लोगों के अंदर? बहुत ही एक अलमिया है और बहुत बड़ा एक हमारे नुकसान है बच्चों के लिए, क्योंकि पेरेंट्स जाके
और मेडिसिन स्टार्ट कर देते हैं, खुद वो ही भी जाके ले लेते हैं। एंटीबायोटिक की पहली जनरेशन नहीं, सेकंड नहीं, डायरेक्ट थर्ड जनरेशन पे जा रहे होते हैं। ओह माय आप गॉड। सोचो कि एक जो बुखार जिसमें एंटीबायोटिक का रोल ही नहीं है, उसमें आप थर्ड जनरेशन एंटीबायोटिक दे रहे हो। अच्छा, उसके बाद क्या है, फिर इंजेक्शन है, फिर दवाई तो खत्म हो गई है, थर्ड जनरेशन एंटीबायोटिक आपने स्टार्ट कर दी है, तो आप बच्चों को रेजिस्टेंट कर रहे हैं। फिर आप बच्चे क्या हो रहे हैं, जब खुदा ना खास्ता वो जिस बीमारी की दवाई, आप देखें ना थर्ड जनरेशन एंटीबायोटिक का रोल क्या है, जब ऐसी कोई बीमारी हो, जो बुखार हो, जो सही नहीं हो रहा, जैसे टाइफाइड का बुखार होता है या और भी कुछ चीज़ें, उसमें आप मेडिसिन देते हो, वो आप हर बुखार में दे जाए तो बच्चा उससे रेजिस्टेंट हो जाता है। ठीक हो गया डॉक्टर, आप इस पर मजीद बात करेंगे। यहाँ वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का, जल्दी से जाते हैं और वापस आते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, रहना है हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से करते हैं आपको खुशामदीद मुस्कुराती सुबह में। मैं हूँ अरसला ताहिर और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आतिफ मंसूर, जो कि हैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट, और हम बात कर रहे थे एंटीबायोटिक की। अच्छा, अभी आपने ना बातों बातों में कहा कि एक फर्स्ट जनरेशन होती है, इसकी सेकंड होती है एंड देन थर्ड, तो ये इतनी टर्म्स तो हमें पता नहीं है, ये क्या है, जरा सा एक्सप्लेन तो करें। कुछ दवाइयाँ जैसे हम बता रहे हैं आपको कि जो बिल्कुल थर्ड जनरेशन एंटीबायोटिक होती है, वो हमने किसी बीमारी की वजह से रखी होती है, खास बीमारी की वजह से, और जब कोई जैसे मेडिसिन काम नहीं करी फिर हम वो देते हैं, सही है ना। लेकिन हमारी प्रॉब्लम ये आ रही है कि जैसे बुखार होता है, लोग उठा के डायरेक्ट थर्ड जनरेशन एंटीबायोटिक स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन अब बहुत सारी दवाइयाँ आपको देखना पड़ता है, गला खराब है तो उसकी दवाई आपको हिसाब से देनी पड़ती है, ठीक है, और चेस्ट खराब है उस हिसाब से आप दवाई दे रहे हैं, गैस्ट्रो हुआ हुआ है उसकी अलग दवाई है। जो थर्ड जनरेशन होती है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होती है, वो जो भी इन्फेक्शन होगा उसको कंट्रोल कर लेती है। लेकिन हम अपने बच्चों को रेजिस्टेंट प्रोवाइड कर रहे होते हैं, जो पहली जनरेशन से सही हो जाए। हम डायरेक्ट थर्ड पे जा रहे हैं तो पहली सेकंड जनरेशन फिर काम नहीं करेंगे ना, जब हम डायरेक्ट थर्ड जनरेशन एंटीबायोटिक दे रहे हैं तो पहली और दूसरी तो फिर काम ही नहीं करनी, जब हम रेजिस्टेंट प्रोवाइड करें अपने बच्चे को जब ये। और सेकेंडली डोजेस बहुत खराब हम लोग दे रहे होते हैं। मैंने जैसे आपको बताया कि हर दवाई की एक डोज है, वो तो पर्चे पे पढ़ते हैं लोग ऐसे। अच्छा, वो इतने चम्मच, पता है इन्हें कौन सा चम्मच होता है घर का? अच्छी खासी मैं देखता हूँ, जो हमें प्रॉब्लम आ रही होती है, जो मैं उनसे बात करता हूँ कि आपने क्या दवाई दी, तो भाई ये दवाई हमने ना दे दी 2 दिन, और कितनी दी अपनी मर्जी से, सुबह दोपहर शाम दे दी, सुबह दे दी, एक दफा दे दी। हाँ जी, डॉक्टर ने लिखा। कुछ लोग ये करते हैं कि डॉक्टर कोई 10 ml लिख रहा है तो वो कहते हैं डॉक्टर ने 10 ml लिखी, चलो उसकी आधी 5 ml दे देते हैं, उन्होंने ज्यादा लिख दी, चलो 5 ml दे देते हाँ, हैं। ये तो हम अपने साथ भी करते हैं। ये तो डॉक्टर ने जरा कुछ ज्यादा लिख दिया, इसको तोड़ के खा लो भाई, हमें कुछ हो ना जाए। ये प्रॉब्लम बच्चों में ना, देखिए डोज मैंने बताया, हर दवाई की डोज है, कोई दवाई सिर्फ इसकी सिंगल डोज है, सिर्फ दिन में आपको 24 घंटे में एक दफा देनी है, एक दफा सही है। कोई दवाई सुबह शाम देनी है, कोई दवाई सुबह दोपहर शाम देनी है, 3 दफा देनी है। अब हम लोग उससे खेलते हैं, लाइक यू नो, एक दफा दे दी, 2 दिन दे दी, अच्छा डॉक्टर ने 5 दिन कहा है तो मैं 2 दिन दे देता हूँ। लेकिन अपनी मर्जी से हम लोग चला रहे होते हैं, जिससे प्रॉब्लम हमें आ रही है, और बच्चे फिर जारी बात है वो इन्फेक्शन खत्म नहीं होता, दोबारा आ जाता है या वो रेजिस्टेंट हो रहा है। इस वजह से मैं बार बार पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करता हूँ आपके प्रोग्राम के थ्रू भी, कि जो भी इश्यूज़ हैं बच्चों के, आजकल देखें बहुत टेक्नोलॉजी फास्ट हो गई है, आजकल व्हाट्सएप पे चीज़ें अवेलेबल हैं, डॉक्टर्स अवेलेबल हैं। पहले तो चलो जी डॉक्टर्स का फ़ोन नंबर मिला हो आप, जो अब मोबाइल फोन आ गया, स्मार्टफोन आ गया, बस हर चीजें अवेलेबल है, आप डॉक्टर से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, आप गूगल पे ना जाएं, गूगल पे बहुत सारी डिफरेंट चीजें होती हैं, उस पे गूगल पे ना जाएं। अपने डॉक्टर्स को एक अच्छा डॉक्टर रखें, उसको आप मैसेज कर दें, ये नहीं कि आप हर 2 मिनट में उसे कॉल करें ताकि वो एग्जॉस्ट हो जाए भाई ये क्या हो रहा है। आप उससे डिस्कस करें, वो आपको बताएगा। 99% आपको डॉक्टर आपको फोन पे एटलीस्ट आपको गाइड कर देंगे कि बुखार है तो आप 7.5, क्योंकि बच्चे का बढ़ भी रहा होता है ना, वेट बढ़ भी रहा होता है। देखिए ग्रोइंग, जैसे बच्चा होता है जब पैदा होता है 3 किलो का होता है, 6 मंथ पे 6 kg होता है, 1 साल पे 10 kg हो जाता है, फिर 2+ करता रहता है। मैं आपको बताऊंगा कैसे फॉर्मूला होता है। तो बच्चे का वेट बढ़े तो दवाई भी उस हिसाब से एडजस्ट होगी, सही है। तो आपको ये नहीं अगले साल मैंने वही दवाई दी थी, चलो वो दवाई निकालते हैं वही दवाई दे देते हैं, ऐसे नहीं करें बच्चों के साथ, वो प्रॉब्लम फिर आ रही है हमें। एंटीबायोटिक के साइड इफेक्ट तो होते हैं ना, देखिए तो जब डॉक्टर लिख देता है 2-3 दिन, हमें भी लिख देता है कोई बड़ी सी टैबलेट, तो दिल चाहता है उसको आधा खाओ तोड़ के। ये देखिए दवाई ना साइड इफेक्ट तो है ना, देखिए एक्शन होगा जिस चीज का उसका रिएक्शन होता है, सही। लेकिन अगर आप मिस यूज करेंगे उस दवाई को फिर उसका साइड इफेक्ट्स आएंगे। उसके जब डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहा होता है आपको, तो वो आपके साथ हर चीज़ में कांटेक्ट में होता है। खुदा ना खास किसी को एलर्जिक हो रही है, कोई इशू जो बहुत ही कम चांसेस होते हैं तो वो बंद कर देता है। लेकिन अगर कोई इन्फेक्शन है और वो देनी जरूरी, जब भी तो मैं कह रहा हूँ जिस चीज़ की नीड है आप वो करें। अगर एंटीबायोटिक की नीड है देन वी हैव टू गिव एंटीबायोटिक, हमें देनी ही पड़ेगी वो, जब भी वो इन्फेक्शन मारेगा उसको, जिस चीज़ की वो दवाई है। जहाँ नीड नहीं है वहाँ हमें ज़रूरत देने की नहीं है, तो जब भी प्रॉपर डोजेज लें। अब जिसकी ट्रीटमेंट ही 5 दिन है तो आप 2 दिन में बंद नहीं कर सकते उसको। जिसकी ट्रीटमेंट 10 दिन है तो यू हैव टू गिव 10 days एंटीबायोटिक,
ठीक है, मतलब वो प्रॉपर एक डिजाइन की गई है फॉर्मूला और बिल्कुल सब कि कुछ। कौन सा वायरस है, उसमें कौन सा बैक्टीरिया है जिसकी आपको कितने दिन एंटीबायोटिक देनी है, तो वो डॉक्टर डिसाइड कर रहा होता है कि यार ये देनी है, नहीं अच्छा ये इससे सही नहीं हो रहा तो मैं इंजेक्शन पे चला जाऊँ। वो डॉक्टर हैव टू डिसाइड कि भाई मुझे क्या करना है आगे, तो वो सही। आप उनके फॉलो करें प्लीज। आप खुद डॉक्टर ना बने। बिल्कुल सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल नहीं करें, एंटीबायोटिक बगैर डॉक्टर के प्रिस्क्राइब बिल्कुल भी नहीं करें, खुद ना स्टार्ट कर दें सेल्फ मेडिकेशन। मेडिकल स्टोर वालों को भी चाहिए प्रिस्क्रिप्शन देखें तभी दें, बिल्कुल, क्योंकि साइड देते इफेक्ट्स हैं उठा के ये लो क्या चाहिए। उसमें फिर प्रॉब्लम्स आएंगी, साइड इफेक्ट्स भी होंगे जिसमें जरूरत नहीं है बच्चे को, नॉर्मल बच्चा है उसको आप उसकी इम्यूनिटी वीक कर रहे हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स फिर आपको आगे फेस करने पड़ेंगे। ज्यादातर छोटे बच्चे किन शिकायत के साथ आते हैं आपके पास? देखिए डिपेंड करता है बच्चा, अगर सबसे ज़्यादा जब मैं आप शुरू से अगर हम बात करें, जब न्यू बॉर्न बच्चा पैदा होता है तो जो पहले फर्स्ट पेरेंट्स बनते हैं तो बच्चे को शुरू जब तक बच्चा दूध पे होता है तो उसको कॉलिक पेन बड़ा होता है, क्योंकि सिर्फ वो दूध पे होता है तो कॉलिक। फर्स्ट पेरेंट्स बड़े घबरा जाते हैं क्योंकि बच्चा रात में रोता है तो वो परेशान हो रहे होते हैं कि बच्चा रो क्यों रहा है, समझ भी नहीं आ रहा होता, तो वो शुरू की कंप्लेंट्स कॉलिक पेन से स्टार्ट होती हैं। फिर हम उनको पेरेंट्स को बुला के समझाते हैं कि जी सबसे पहले आपको जब बच्चा घर आ गया है हॉस्पिटल में, सबसे पहले तो हॉस्पिटल अच्छा रखें आप, एंटीनेटल केयर ज़रूरी हैं मदर के, पूरे 9 महीने जो भी एंटीनेटल केयर करें। फिर एक हॉस्पिटल जहाँ पे जब बच्चा डिलीवर हो ये मालूम करेंगे बच्चे का डॉक्टर भी वहाँ मौजूद हो जो बच्चे को रिसीव करे। ये मैं बार बार हर प्रोग्राम में कहता हूँ अच्छा कि जहाँ, क्योंकि वहाँ पे ना हमारे यहाँ बहुत सारे गायनी के सेटअप बने हुए हैं जहाँ पे गायनी की चीज़ें तो हैं लेकिन बच्चों की नहीं है। जब बच्चा डिलीवर हो जाए उसके बाद क्या होगा, चाइल्ड स्पेशलिस्ट नहीं है, सही है, मतलब तो आप ये बच्चों को कहना डॉक्टर वहाँ मौजूद होना चाहिए, ऑक्सीजन वहाँ मौजूद होनी चाहिए, जो सामान होता है जो फर्स्ट, क्योंकि शुरू के 10 मिनट बच्चे की ज़िंदगी के बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं जब वो डिलीवर होता है। जब वो डिलीवर होकर आपके पास आता है 10 मिनट 10 मिनट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। शुरू के 10 मिनट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। ओके, आपको ख्याल रखना है कि बच्चों को डॉक्टर होगा वो असिस्ट करता है हर चीज़ कि बच्चा या तो घर भेजना है या तो यहाँ रोकना है, हॉस्पिटल में रखना है, वो फिर डॉक्टर उसी वक्त देख रहा वो होता है। आपको 10 मिनट्स में डॉक्टर को पता चल जाता है। एबगार स्कोर उसकी होती है, हमें फौरन हर चीज़ देखनी होती है, बच्चा नीला तो नहीं है, बच्चा लाइक कोई खुदा न खासा सांस में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, हार्ट रेट कैसा है उसका, सारे रिफ्लेक्सेस कैसे हैं उसके, वो सब देखने होते हैं शुरू में, जब भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खुदा न खासा अगर बच्चे को कोई नीड है ऑक्सीजन की शुरू के 10 मिनट में, अगर हमने सही उसको ऑक्सीजन नहीं दी तो बच्चा जहनी तौर पे माजूर हो सकता है हमेशा बच्चा। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है जो इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा, जब भी मैं इतना जोर दे रहा हूँ कि आपको शुरू के 10 मिनट में बड़ा ख्याल रखना होता है, जब भी डॉक्टर मौजूद हो वहाँ पे बच्चों का, जब और ऑक्सीजन भी मौजूद हो, सब चीज़ें मौजूद हों जब बच्चा डिलीवर हो। उसके बाद एंटीनेटल चेकअप, और ये फिर डॉक्टर ने असेस कर लिया, हॉस्पिटल में गया तो फिर वो अलग चीज़ें होती हैं, घर चला गया तो फिर आपको डॉक्टर समझाता है कि क्या क्या करना है। सबसे पहले तो देखें आपको मदर फीड, तो ये मदर फीड आपको देना है, और कुछ ऊपर से पानी ये चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह ताला ने मदर फीड में सब चीज़ें रखी हैं। सेकेंडली आपको वैक्सीनेशन, देखिए वैक्सीनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जब बच्चा डिलीवर हो उसी वक्त वैक्सीनेशन स्टार्ट हो जाती है, तो डॉक्टर आपको गाइड करता है कि कब आगे दूसरी डोज और सब चीज़ें, वैक्सीनेशन का पूरा कार्ड आपको बना के देते हैं, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे हमारी बीमारियाँ ख़त्म भी हो रही हैं, कम भी हो गई हैं। कुछ बीमारियाँ रह गई हैं जो हमारे मुल्क में, जैसे पोलियो है, वो हमारे मुल्क और अफगानिस्तान में रह गया, पूरी दुनिया से ख़त्म हो गया, अभी भी केसेस कुछ मिले हमें पोलियो के। तो लाइक इस बड़ी दुख की बात होती है कि फिर जैसे और भी बीमारियों की हमें वैक्सीनेशन है, पूरे दुनिया में ख़त्म हो चुकी है, हमारे मुल्क में कुछ केसेस अभी भी बाकी उनके मिल रहे होते हैं, लेकिन वहम होता है अभी भी लोगों को, देखिए वही ना, वैक्सीनेशन हमारा बच्चा मर जाएगा इससे, कुछ मिला के नहीं होता, ऐसे कुछ भी नहीं होता। एक तबका है जो आज भी डर रहा है बड़ा, हम उस पर लगे हुए हैं, पूरे हेल्थ वर्कर्स लगे हुए हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट ईस्ट हमारा है, हम लगे हुए हैं उस पर। अभी मैं खुद पोलियो कैंपेन में था गुजरों की साइड पे, जो लासिफ की बैक साइड है पूरी, इस पर हमने कैंपेन की थी, अभी पूरे हम उसमें इन्वॉल्व थे। डिस्ट्रिक्ट पूरे पाकिस्तान में हो रही होती है कैंपेन, और हर जगह डॉक्टर्स इन्वॉल्व हुए होते हैं, जो हेल्थ वर्कर्स होती हैं, जो पोलियो वर्कर्स होती हैं, उनको तो मैं सैल्यूट पेश करता हूँ, इतनी पतली पतली गलियों में और वैसी खतरनाक जगहों पे अकेली जा रही होती हैं और हमारे बच्चों के लिए जा रही होती हैं। देखें वो पोलियो ड्रॉप्स किस लिए आ रही है, आपके बच्चों को पिलाने आ रही है, वो कुछ अपना फ़ायदा नहीं है उसका, उसमें आपके बच्चों का फ़ायदा है, क्योंकि आपके बच्चा जब पोलियो पिएगा और सब चीज़ें रहता है उसको सेफ रखेगा। अभी वायरस हमें मिल रहा है यहाँ पे ना, जो हमारे नाले उनमें मिल रहा है वायरस, और पोलियो का सबसे बुरी बात है उसका कोई इलाज नहीं है, कोई इलाज नहीं है, बिल्कुल सही। तो अल्लाह ताला खैर करे सबको, क्योंकि कोरोना का चलो इलाज था, हमने वैक्सीनेशन लगवाई, उसका तो इलाज भी था, कुछ बीमारियों के इलाज है, लेकिन पोलियो को तो कोई भी इलाज नहीं है। तो ज़्यादा जब भी गवर्नमेंट इतनी जोर दे रही होती है भाई कि आप लाओ हमारे मुल्क से ख़त्म हो, देखो आप बाहर ट्रैवलिंग कर रहे हैं, नाउ यू नीड सर्टिफिकेट पोलियो, अगर आपको बाहर ट्रैवल करना है, नाउ यू नी हैव, आपके पास एक पोलियो का सर्टिफिकेट, आपको पोलियो ड्रॉप लेंगे, आपको सर्टिफिकेट बना के देंगे, फिर आप ट्रैवल कर सकते हैं। हम इस एज पे इस तरफ आ गए हैं, तो हमें ख्याल करें, मुल्क के लिए ख्याल करें, ये ख़त्म करें इस बीमारी को। और भी बीमारी जैसे आप देखें ट्यूबरकुलोसिस कितनी कम हो गई है जब हमने वैक्सीन लगाई है,
फिर निमोनिया की कोकल वैक्सीन फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वैक्सीन मिलती है, तो कितनी उसमें निमोनिया के केसेस कम हुए हैं। और ऐसी डिफरेंट बीमारियां, खसरा भी मिजल्स की वैक्सीन लगती है 9 महीने पे। जितने भी चार्ट डिप्थेरिया, पर्ट्यूसिस, टेटनस, आपको लाइक HIV, रोटा वायरस शुरू में आता है, तो वो सब वैक्सीन आपको लग रही हैं, तो आप लगवाएं ताकि बच्चे को आप बचा सकें और बीमारियों से। अगर खुदा न खासा किसी को हो भी तो उसका असर इतना ज़्यादा नहीं होता। तो आप सारी जितनी भी गवर्नमेंट की वैक्सीनेशन है आप जरूर लगवाएं, और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, और आपके घर के पास लग रही है। अरे ये हर मुझे जगह एक सवाल करीब है। निकला है फ्री ऑफ कॉस्ट की, जो आपने बात की है ना, कहीं मैंने सुना था कि आप जो है पे करके किसी अच्छे बड़े हॉस्पिटल से वैक्सीन कराएं। ये जो फ्री ऑफ कॉस्ट वाली हैं जो गवर्नमेंट करा रही है, इसमें कुछ गड़बड़ है। देखिए सबसे बड़ी, ये सही माइंडसेट है या ये दोनों एक ही हैं? देखिए जो गवर्नमेंट की वैक्सीन है वही प्राइवेट हॉस्पिटल्स में है। अच्छा। आपको BCG, पोलियो कहाँ से मिलेगा? कहीं से नहीं मिलेगा। एक गवर्नमेंट की वैक्सीन ही होती है। अच्छा। जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, चाहे बड़े बड़े नाम अगर मैं लूँ, उधर गवर्नमेंट की वैक्सीन ही है सारी। लोग इस तरह क्यों और सोच वो रहे भी हैं? पैसे नहीं लेते, वो भी फ्री लगाते हैं वैक्सीन। यहाँ पे गवर्नमेंट डिस्पेंसरी है, वो सब फ्री वैक्सीनेशन है, कोई पैसे नहीं है किसी भी वैक्सीन के। कुछ हैं जो प्राइवेट वैक्सीन होती हैं जो अभी EPI में शामिल नहीं है, उनके वो प्राइवेट हॉस्पिटल चार्ज करते हैं, लेकिन बाकी सारी वैक्सीन गवर्नमेंट ही प्रोवाइड कर रही होती है हॉस्पिटल्स को। अच्छा। तो वो आपसे पूछते हैं, जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में जाती हैं वो भी सब वही हैं? जगह वही वैक्सीन आपको मिल रही होती है। बहुत सारे लोगों को ये ख्याल होता है कि जो अगर आप प्राइवेट और महंगे से अच्छे फैंसी से हॉस्पिटल में जा रहे हैं तो वो जो वैक्सीन है वो जरा अच्छी है। हमारी प्रॉब्लम ये, जो चीज फ्री में मिल रही होती है उसकी हम कदर नहीं करते। जो आपके घर में आके चीज मिल रही है उसकी आप कदर नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, तो घर की मुर्गी दाल बराबर भी कह सकते हैं इसको। और भी सवालात करेंगे, आपने कहीं नहीं जाना, डॉक्टर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। लेते हैं छोटी सी ब्रेक, जल्दी से जाते हैं, वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से करते हैं आपको खुशामदीद मुस्कुराती सुबह में। मैं हूं अरसला ताहिर और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आतिफ मंसूर। डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे बच्चों की, अभी तो हमने शुरू के 10 मिनट में बात की। मेरा सवाल जो है ना वो किसी से, मुझे एक वाकया सा याद आ गया, बहुत मज़े की। यहीं प्रोग्राम में एक डॉक्टर साहब से बात हो रही थी, उन्होंने बताया कि पहले ज़माने में, या पता नहीं आज भी ऐसा होता है, कि कुछ हॉस्पिटल्स में ये प्रैक्टिस भी थी कि जैसे ही बच्चा बॉर्न हुआ उसको पिटाई शुरू कर देते हैं। तो ये सही बात है? ऐसे यूं करके शक शक शक? नहीं, ऐसा नहीं। उन्होंने खुद बताया कि ऐसा हो रहा था और ये बहुत गलत प्रैक्टिस है। वो लोगों को बता रहे थे ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन ये प्रैक्टिस बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में भी हो रही थी और इस तरह से बच्चे को चेक किया जा रहा था, रो रहा है, सेहतमंद है। एक्चुअली ऐसा होता है, जब बच्चा पैदा होता है तो अगर बच्चा रोना शुरू कर देना तो जिंदगी सुकून हो जाती है आपकी। तो क्योंकि बच्चे को रुलाना जरूरी होता है शुरू के, जब बच्चा पैदा होता है। अगर वो रो नहीं रहा है तो ऑक्सीजन, सारी चीज़ें, इंसान की पूरी एक्टिविटी नहीं होती, तो उसमें ये चीज़ें थी। लेकिन देखिए मैंने वही बताया ना, जहाँ प्रॉपर सिस्टम है वहाँ पर हर चीज़ सही हो रही होती है। अब बच्चे को मारना तो नहीं होता, आपको जस्ट आपको रुलाना होता है। उसकी बहुत सारी चीज़ें हैं, स्टिमुलस आप दे रहे होते हैं बच्चे को ताकि रोए बच्चा। जैसे रोएगा तो हमारी सारी टेंशन खत्म हो जाती है कि बच्चा रो गया है जी, सुकून में आ गया। क्या ये मतलब फिर रोते ही रहते हैं वो सारी जिंदगी? डॉक्टर साहब किस तरह से चेक करते हैं आप लोग? ऐसा रुलाते हैं, रोते ही रहते हैं इंसान? पैदा होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सिक्रीशंस उसके जमी हुई होती हैं, और इशूज़, खुदा न खास्ता कोई प्रॉब्लम है, नीला हो रहा है बच्चा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो वो सब चीज़ें आपको, जब मैंने कहा ना शुरू के 10 मिनट असेस करना पड़ता है कि क्या कॉज है, क्या ऐसे खुदा न खास्ता कोई डिस्ट्रेस में चला गया बच्चा, क्या वजह है उसकी। तो वो फिर बड़ा 10 मिनट बड़े देखने होते हैं आपको, जो कोई खुदा न खास्ता कोई और बिकोनियम एस्पायरेशन तो नहीं है, डिस्ट्रेस तो नहीं है बच्चे को, कोई और वजह तो नहीं है, प्रीटर्म बेबी है, लो बर्थ वेट है, उस हिसाब से उसको डील करना है। तो हर वक्त बंदा तैयार रहता है वहाँ पे ना। शुरू के 10 मिनट में कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब भी आप डॉक्टर, मैं कहता हूँ उधर मौजूद होना चाहिए। वो असेस कर लेगा शुरू में, जो भी उसने देख ली है सारी चीज़ें, एबगारिंग, सोइंग कर ली है, सब चीज़ें बेहतर कर ली है, हर चीज़ वो तैयार होता है उस वक्त, इक्विप्ड होता है फुल। तो नॉर्मल चीज़ें, नॉर्मल डिलीवरी होती हैं, उसमें किसी चीज़ की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, बट आपको तैयारी रखनी पड़ती है। तो जब बच्चा रो जाए तो आपकी टेंशन आधी खत्म हो जाती है। फिर आप असेस कर लेते हैं बच्चा, जब या खुदा ना खासा नीड पड़ती कभी कभार तो कुछ देर ऑब्जर्वेशन पर रख लेते हैं, एडमिट, जो भी वो डॉक्टर डिसाइड करेगा कोई डिजीज़ है तो एडमिट करना है, नहीं तो फिर घर भेज देना। सही है। और घर में जैसे हमने आपको बताया कि सारी चीज़ों का ख्याल रखना है कि जी कोई मेडिसिन नहीं देनी छोटे बच्चों को, न्यूबॉर्न को, सही है। डॉक्टर को ज़रूर पूछना है, सफाई का बहुत ख्याल रखना है, वैक्सीनेशन ज़रूर लगवानी है सारी पूरी, जो हम बात कर रहे थे। ठीक है। और देखें शुरू में होता है कि जॉन्डिस भी बच्चे को होता है, फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस होता है, वो 3 से 10 दिन तक रहता है, जिसमें धूप लगाते हैं। हाँ, धूप लगा ले, लेकिन नानियों दादियों का यही होता है, तेज कड़कती धूप में काला हो जाए बच्चा, नहीं धूप लगाओ। लगाते थे। देखें धूप का तरीका होता है, शेड से धूप आनी चाहिए। आप बिल्कुल बच्चे को ऐसे नहीं कि गर्मी में रख दें, लेकिन वो सुबह की जो धूप होती है और एक शाम की धूप होती है, जिसमें आपको शेड से धूप आए, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में डायरेक्ट नहीं आए, शेड से धूप आ रही होती है, उससे धूप आप लें बच्चे को, आप फीड अच्छा दें बच्चे को, ताकि उसका जो इतना वो यूरिन पास करेगा, स्टूल पास करेगा, तो जॉन्डिस खत्म हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे एक बात है कि देखें जब 3rd डे पे जॉन्डिस सब बच्चों को होता है, 10 दिन तक रहता है, लेकिन कुछ बच्चों को ज़्यादा जॉन्डिस होता है।
उसमें आपको ख्याल रखना है कि एक SBR सीरम बिलिरुबिन का टेस्ट आप करवा लें, उससे आपको आइडिया हो जाता है। हम तो कराते हैं जब बच्चा, डॉक्टर साहब दोबारा बताइए कौन सा टेस्ट करा लें? सीरम बिलिरुबिन का एक टेस्ट होता है, सही है ठीक ना। है। हम जो अच्छे हॉस्पिटल्स होते हैं वो जब बच्चे को डिस्चार्ज करते हैं वो टेस्ट ज़रूर करवाते हैं, सही है ना। ब्लड ग्रुप, थायराइड का ये और ये सीरम बिलिरुबिन टेस्ट ज़रूर करा के भेजते हैं। फिर वो फॉलोअप पे बुलाते हैं 2 से 3 दिन बाद कि आप बच्चे को हमें ला के दिखाएं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको। उसमें भी वो असेस करते हैं कि बच्चा पीला हो रहा है नहीं हो रहा। अगर वो पीला ज़्यादा हो रहा है तो वो टेस्ट करा लेते हैं। उसकी एक लिमिट होती है एज वाइज, ठीक है, कितनी वो डे ऑफ लाइफ है, उसमें कितना वेट है और उसको कितना जॉन्डिस आ रहा है। ठीक है। अगर नॉर्मल जॉन्डिस है तो कुछ करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन खुदा ना खासा कुछ जॉन्डिस बड़ा है तो उसमें फिर अल्ट्रावायलेट लाइट्स होती हैं जो फोटोथेरेपी लाइट हम कहते हैं, वो लगाते हैं बच्चे को। उसके लिए आपको फिर हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है। ठीक फिर है। वहाँ पे जो अच्छे हॉस्पिटल्स हैं वो फिर वो लाइट लगा लेते हैं और मदर भी साथ होती हैं, साथ सब चीज़ें। तो वो फिर आपको उसमें कोई एंटीबायोटिक का रोल नहीं होता। जो फोटोथेरेपी बहुत सारी जगहों पे हमने देखा है एंटीबायोटिक शुरू कर देते हैं बच्चे को, उसमें नीड नहीं होती। तो आप कोशिश करें अच्छे हॉस्पिटल में जाएं, लाइट सिर्फ लगे, बच्चे को ज़बरदस्ती का एडमिशन ना हो। तो वो सिर्फ कमरे में या जहाँ भी है वो उसको आपको दे देंगे, तो उसमें लाइट की नीड पड़ती है। ये अच्छा। खुदा ना खासा देखें जॉन्डिस ऐसी चीज़ है, अगर वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो उससे फिट्स आने शुरू हो जाते हैं बच्चे को। जॉन्डिस की वजह से बच्चा जहनी तौर पे माजूर हो सकता है हमेशा के लिए, जिसको हम Oh my कंडक्टाइटिस God. डेवलप कहते हैं, जिसको हो जाए जब भी हम कहते हैं कि जॉन्डिस, क्योंकि उसमें फिर खून भी बदलना पड़ता है। अगर बहुत सारा जॉन्डिस बढ़ गया है कि उसकी लिमिट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, तो कभी कभार हमें पूरा खून बदलना पड़ता है जिस्म से, सही है। तो वो एक बहुत बड़ा प्रोसीजर आ गया। तो कोशिश करें कि आप अर्ली उसको जल्दी से ट्रीट। देखिए, आपको नज़र आ रही होती चीज़ कि भाई ये मेरा बच्चा है, ये ज़्यादा, माँ पहचान लेती है कि बहुत ज़्यादा पीला लग रहा है। जब जॉन्डिस ज़्यादा हो रहा होगा तो आपको पता चल रहा होगा उसके चेहरे से, उसकी बॉडी से। तो आप डॉक्टर को ज़रूर असेस कराएं। अच्छा डॉक्टर साहब, मैंने वैसे नई नज़र से गुजरे कोई ऐसे पीला छोटा सा बच्चा, मतलब नहीं, इतने छोटे नहीं, बच्चों बड़े येलो येलो से मतलब होते हैं, दिख जाते हैं हाँ हाँ कि बिल्कुल, उनको जॉन्डिस हो गया? पता चल जाता है इतने parents छोटे बच्चों को? होते ही बच्चों को है। तो वो देखिए, जॉन्डिस जो मैं बताया ना, 3rd डे से स्टार्ट होता है, 10 दिन तक रहता है, खुद ब खुद वो खत्म हो जाता है, उसमें कोई जरूरत नहीं होती। जब भी एक टेस्ट करा के देख लें कितनी रेंज है, अगर बिलो द रेंज है तो कुछ नहीं करना उसमें, ये मैं आपको कह रहा हूँ, कुछ भी नहीं करना उसमें, खुद ब खुद सही हो जाएगा। कोई बाबा के पास जाके झड़वा के खुद ब खुद सही हो जाना है, हाँ। सही है। लेकिन अगर वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, आपने टेस्ट करा के आपको असेस हो रहा है, आपने डॉक्टर ने दिखाया फौरन, बच्चों पे ना रिस्क ना लें कि भाई हम खुद ही देखें। छोटे बच्चे होते हैं ना, इतने नाजुक होते हैं, बड़े फिर टाइम मिलता है, छोटे बच्चों में हमारे पास टाइम नहीं होता। तो जब भी आप फौरन डॉक्टर के पास जाएं, अगर उसे लगता है एक टेस्ट करवा लें, यार क्या है, पता चल जाएगा, दिल की तसल्ली हो जाएगी, हाँ भाई नहीं बढ़ा हुआ तो बेहतर है, बढ़ा हुआ है तो उसकी लाइट थेरेपी करा लें। उससे 1 दिन में 2 दिन में बच्चा बेहतर हो जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अगर ज़रूरत पड़ी लाइट की तो 1 से 2 दिन लगते हैं, सही है। लेकिन खुदा ना खासा बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो फिर हम खुद बदलते हैं पूरा। फिर अगर वो ना बदले तो दिमाग पे जॉन्डिस चढ़ जाता है, कंडक्टाइटिस डेवलप हो जाता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो आजकल मिथ्स भी काफ़ी हैं, उनको ख़त्म कर रहे हैं हम लोग, और फिर हम कोशिश कर रहे होते हैं कि पेरेंट्स को समझाएं। क्योंकि मैं देखे हैं ऐसे केसेस, हमने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ऐसे बहुत केसेस देखेंगे, पेरेंट्स को लगा कि ये सही है, कि खानदान वाले इन्वॉल्व हो जाते हैं कि नहीं नहीं सही है, इसको झड़वाओ जाके, ये करो वो करो। देखें वो झड़वाने जाते हैं, पानी पीला होता है तो वो ही ना और चीज़ें, पता नहीं उसमें कलर डालते हैं। जॉन्डिस यूरिन भी बच्चा पास करता है, वो भी पीला निकलता है। तो बात नहीं नहीं, वो तो बच्चा भी तो देख दूर है, और हम बड़ों का भी ना, ऐसे जॉइंटस होगा, ऐसे ऐसे चक डालेंगे, साइड तो पानी होता है, पीला हो जाता है। मैं उसमें कुछ नहीं बात कर सकता, मुझे नहीं पता। लेकिन दुआ भी ज़रूरी है, हर चीज़ दुआ, दोनों चीज़ें हमें लेके चलनी पड़ती है। लेकिन जो एज अ डॉक्टरी मैं आपको समझा रहा हूँ कि भाई आप टेस्ट करा के देखें, अगर आपको ज़्यादा लग रहा है तो आप फ़ौरन इसको हॉस्पिटल लेके जाएं, एडमिट करा दें, फोटोथेरेपी लाइट लगा दें, ताकि इतना ज़्यादा ना बढ़े कि हम आगे परेशान हो, ठीक है। तो ऐसे छोटे बच्चों की जो भी चीज़ें ना वो बहुत नाजुक हैं। बहुत सारे लोग पानी पिलाना शुरू कर देते हैं और एक गज़ा शुरू कर देते हैं। 6 महीने तक आपको सिर्फ मदर फीड देना है, एटलीस्ट 5 महीने तक तो आपको सिर्फ मदर फीड देना है, और कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है। और सफाई रखनी है, नहलाते नहीं है बच्चे को, शावर नहीं देते हैं बच्चे को, महीनों महीनों शावर नहीं देते लोग, कि नहीं बच्चा छोटा है, ये छोटा है, इसको सर्दी लग जाएगी, इसको ये हो जाएगा। भाई सफाई जैसे मान है, आप उसको नीम गर्म पानी लें, उससे सफाई रखें, सफाई ज़रूरी है उसके लिए बच्चे को, सही है ना। जब बच्चा पैदा होता है, जब भी हम हॉस्पिटल में उनको शावर देते हैं, तो ऐसी कोई चीज़ नहीं जो लोग डरें, सफाई भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। अभी आपने जॉइंटिस की जो बात करें, एक तो ये हर बच्चे को होगा जो भी बॉर्न होगा, नहीं मैंने बताया, ये कुछ बच्चों को हो रहा है, और इसकी रीज़न क्या है? 3 से 10 दिन बच्चे को होता है, हर बच्चे को नॉर्मली, किसी को ज़्यादा होता है, किसी को नॉर्मल नहीं होता। एक होता है इसमें पैथोलॉजिकल जॉन्डिस, जो पहले दिन से ही शुरू हो जाता है, जो बीमारी है, उसके अलग अलग कॉजेस हैं, वो डिफरेंट कॉजेस हैं, वो पहले दिन से ही जाहिर हो जाता है।
जो थर्ड डे वाला फिजिकल जॉन्डिस है कि 3 से 10 दिन होता है, बच्चों को भी खुद ब खुद खत्म हो जाता है। इसमें कुछ बच्चों को ज्यादा होता है, जिसको मैंने हर बच्चे को जरूरत नहीं टेस्ट कराने की। जी, मैं यही तो कह वो किसी को जब आपको लग रहा है कि नहीं यार ये बहुत ज्यादा पीला हो रहा है, उसमें आपको टेस्ट कराना है और डॉक्टर को दिखा लें, क्योंकि डॉक्टर फॉलोअप पे होता है। तीसरे दिन वो टेस्ट करा के भेजते हैं या 5वें 6वें दिन वो बुलाते हैं अपने पास, फॉलोअप पे करा के देखते हैं कि जरूरत होगी तो कराएंगे, वरना नहीं कराते। बच्चा नॉर्मल तो कराने की जरूरत नहीं। अगर उनको लग रहा है पीला है डॉक्टर को तो वो करवाएगा, वरना ये थोड़ी हर किसी को कराना है। तो कुछ बच्चों में देखें, आपको लग रहा है जब बच्चा पीला है तो मैं पेरेंट्स को समझा रहा हूँ कि भाई टेस्ट करा लो, फिर डॉक्टर को जाके दिखा दो। वेट नहीं करो कि नहीं नहीं यार ये देख लेते हैं, चलो कुछ दिन ये देख लेते हैं, उसमें चीजें खराब हो जाती हैं। बहुत ख्याल रखना है और साथ साथ हैवी परफ्यूम्स लगा के बच्चों के पास नहीं जाना है, सही है। और सफाई का बड़ा ख्याल रखना है। और बच्चों को लोग, जिसको अगर फ्लू है, किसी को कोई बुखार है, तो बच्चों से जरा दूर रहें, उनको जाके किस ना करें। हाँ ये तो है, ये जो पता नहीं खानदान वाले आ रहे हैं तो वो फिर सब बच्चा उछाल रहे वैसे हैं, गोदों में ले नाजुक रहे है तो उसका जरा ख्याल करें। और मेडिसिन ना दें बच्चे को। अगर डॉक्टर की नीड जरूरत होगी, डॉक्टर बुलाएगा तो वो आपको, खुद बताए। पैनाडोल ड्रॉप दे देगा, विटामिन डी के ड्रॉप्स होते हैं वो, बस उससे ज्यादा एंटीबायोटिक ऐसे ना शुरू कर दें। लाइक बच्चों में ना जरा ख्याल करें, बिल्कुल न्यू बॉर्न बच्चा है, मेडिसिन ऐसे ना शुरू कर दें। ना कर दे। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे अक्सर लोगों से मैं सुनती हूँ कि बुखार जो है हाथ से हाथ लगाया हो नहीं रहा, नहीं हमें अंदर बुखार है। ये बड़ों का भी होता है और ये बच्चों के लिए भी हम एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि ये थोड़ा स्लो है, जैसे हाथ लगाया नहीं फील आ रहा, थर्मोमीटर में भी नहीं नहीं अंदर इसके बुखार है। तो क्या लोग इस तरह से फिर दवाई भी दे देते हैं कि चलो ठीक हो जाएगा, एक्टिव हो जाए? जॉइंटिस भी कोई ऐसी चीज है जो जाहिर होगा तभी पता चलता है, या ये अंदर भी होता है? कोई टेस्ट आप ऐसे भी करा लेते हैं? नहीं, एक तो ये है ना, पीला दिख रहा है तो आपको पीला दिख पता रहा होगा होगा ना, बच्चा आपको दिख रहा होता है। ये जरूरी है, मतलब जॉइंटिस जब भी बच्चे को होगा तो वो सामने से पीला दिख रहा होगा। पीला दिख रहा होगा, बॉडी उसकी पीली हो रही होगी, चेहरे पे आ जाएगा फिर जब ज्यादा हो जाएगा। ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि आपके अंदर है और अभी सामने जाहिर नहीं हो रही? ऐसा नहीं होता। जॉइंटिस जरूर जाहिर होगा। जॉन्डिस देखिए, अब इसमें एक तो न्यू बॉर्न बच्चों का जॉन्डिस हो गया, एक होता है हेपेटाइटिस, उसमें भी जॉन्डिस बच्चों को हो जाता है। अब उसमें डिफरेंट है, हेपेटाइटिस ए जो होता है ना और ई, ये जो बाहर के गंदे खाने ना, इनसे हेपेटाइटिस ए और ई होता है, सही है। जो बाहर हम गंदे खाने खा रहे होते हैं खेलों के मजेदार से ओके उससे टाइफाइड भी आपको होता है, ओह माय गॉड, हेपेटाइटिस ए भी होता है, उससे और भी बीमारियां, डायरिया शायरिया, बहुत सारी चीज़ें आपको उससे होती हैं। तो हेपेटाइटिस ए में भी जॉन्डिस होता है बच्चों को। जब हम टेस्ट कराते हैं, उनका यूरिन जो है वो पीला हुआ होता है, टेस्ट आपको करा के देखना पड़ता है। बच्चा खा नहीं रहा होता, नॉजिया होता है, वॉमिटिंग आ रही होती है, तो फिर हम उसको हिसाब से देखते हैं कि हेपेटाइटिस ए है, फिर वो हिसाब से चलता है। तो आपको ना डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो असेस कर लेते हैं, वो ही बताएगा आपको, डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा। हमेशा मैं कहता हूँ भाई आप मॉनिटर जरूर करें, चेक जरूर करें, देखिए कितना बुखार है, तेज है, हल्का है, वो आपको उसी से पता चलेगा, उस हिसाब से फिर आपकी मेडिसिन चलेगी। फिर उस हिसाब से मेडिसिन चलेगी और मेडिसिन आपने खुद से नहीं देनी है, डॉक्टर साहब के पास ही लेके जाना है। डॉक्टर ने पढ़ाई की है आपके लिए, आपकी सेहत के लिए, तो वो ही ज़्यादा अच्छा बता सकते हैं। और यहाँ पर आपसे लेंगे इजाज़त, शुक्रिया के साथ कि आपने बहुत कीमती वक्त में से वक्त निकाला और बहुत सारे हमारे सवालात का जवाब दिए। थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर आतिफ मंसूर। और यहाँ बात करेंगे आपसे, और बड़ी काम की बात वो ये है, जाते जाते डॉक्टर साहब ने एक जुमला कहा जो मैंने अपने पास लिख लिया, आगे मेरे काम आएगा, ऐसे मैं कर लेती हूँ। कुछ काम की चीज़ होती है तो उनका बच्चा रो जाए तो मसला ख़त्म। मुझे ऐसा लगता है शायद ज़िंदगी के मसाइल भी ऐसे कभी कभी रो लिया करें, कह दिया करें अल्लाह से या दूसरों से, जिससे आपको लगता है करीबी करीबी रिश्ते, तो रोएं और थोड़ा सा इजहार करें उसका, तो आपकी ज़िंदगी के मसले भी ख़त्म इंशाअल्लाह ताला। इसी अच्छे से नोट के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। कल भी ज़िंदगी हालात ने दिया साथ, तो यहीं होगी आपसे मुलाकात। अल्लाह हाफ़िज़, टाटा एंड बाय बाय।